बिहार के पटना में कल बैठक हुई और बैठक के बाद पीसी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन उस पीसी की गूंज अमेरिका में नरेंद्र मोदी जहां पर थे वाशिंगटन के डीसी तक पहुंची। पीसी की गूंज अमेरिका के वाशिंगटन के डीसी तक पहुंची और अखबारों की सुर्खियां बता रही है कि ये कल की जो बैठक है वो कितनी खास रही या उसकी धमक क्या होगी। अब पहले ही दिन जब नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और कल उनकी राजकीय यात्रा जो अमेरिका की थी वो समाप्त हो गई है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर जो 15 पार्टियों की जो बैठक हुई है उसको ज्यादा जगह मिली है, ज्यादा बोल्ड, ज्यादा मोटे अक्षरों में उसकी हेडलाइन छपी है, जबकि नरेंद्र मोदी का जो दौरा है उसकी खबर यहां पर छोटी खबर छपी है। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए। इस खबर के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कल जब ये बैठक हुई है उसके बाद में तमाम सारे पहलू जो अभी तक निकल करके सामने आ रहे हैं। 2024 के लिए क्या कुछ रणनीति बन सकती है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ जो है वो अखबार कह रहे हैं, क्या कुछ पत्रकार कह रहे हैं, क्या कुछ वरिष्ठ जानकार कह रहे हैं, सब कुछ पूरा निचोड़ एक आपके सामने जो है वो रखने की कोशिश करूंगा। और किस तरह से ये जो पार्टियां इकट्ठी तो हुई हैं, लेकिन क्या वाकई इनकी ताकत भी है, क्या वाकई ये हरा भी सकती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि ये पार्टियां जो अभी तक एक सपना था कि आ ही नहीं सकते हैं, सीबीआई का डर है, ईडी का डर है, कोई नहीं आएगा, लेकिन आए 15 दल एक साथ आए और इसमें भी 6 मुख्यमंत्री और 15 पार्टी जिसमें 14 प्रमुख थे वो यहां पर पहुंच गए। ये सारी खबरें जो है मैं आपके सामने रखूंगा और किस तरह से इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है, किसको लेकर के क्या चर्चा हो रही है, अमित शाह क्या कह रहे हैं, भाजपा IT सेल क्या कह रही है। लेकिन मैं चाहूंगा शुरुआत यहां से करें, शुरुआत इस आंकड़े से करें कि ये जो पार्टियां अभी साथ आई हैं, 15 पार्टियां जो साथ में आई है, इन पार्टियों की अभी कितनी ताकत है, जब ये अलग अलग है तब कितनी ताकत है, और अगर इकट्ठा हो जाती है तब कितनी ताकत बनेगी। इसको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर इसको समझ गए तो फिर जो है कुछ बात करने में, बात सुनने में मजा आएगा, वरना बात कहने में और सुनने में मजा नहीं आएगा। ये जब अलग अलग है तो इनके पास में कितनी सीट है, कितना वोट है, कितनी जगह पर सरकार है, कितने विधायक है, कितने सांसद हैं, इस बात को समझिए। पहले ये जो 15 दल है, इन 15 दलों की लोकसभा के अंदर 26% सीट है। वही विधानसभा के अंदर अगर आप बात करें तो विधानसभा में 42% इनके पास में सीट है। ये यहां से जो है वो एक बेसिक जो है आप ये गणित जो है वो समझ पाएंगे और उसके बाद में आगे की जो तस्वीर है वो फिर दिमाग में बन पाएगी। ये इनकी स्थिति है आज के दिन में जब ये अलग अलग लड़े हैं। अभी जो 15 दल जुटे हैं, इनकी 11 राज्यों के अंदर सरकार है, 11 राज्यों में सरकार है और अलग अलग राज्यों में 4123 विधानसभा सीटों पर इनके पास में 1717 सीटें, 42% सीटें हैं। तो यहां पर जो है वो 42% सीट देश के अंदर जो कुल विधानसभा है, देश में कुल विधानसभा है 4123 विधानसभा, जिसमें से 1717 सीटें वो इनके पास में है, यानी 1717 जो है वो MLA इन पार्टियों के हैं। 4000 MLA में से 1700 MLA इन पार्टियों के हैं, ये समझिए आप। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन पार्टियों के 142 सांसद जीते थे, ये समझना जरूरी है, क्योंकि विधानसभा की तो बात खैर छोड़िए। अब यहां पर जो है 142 सांसद जो है वो MP, 142 MP इनके 2019 के अंदर जीते थे। 545 में से करीब 26% है, ये 26% सीट है। और राज्यसभा के अंदर 94 सांसद हैं, ये यहां पर 94 सांसद जो है वो राज्यसभा के अंदर है। उसके बाद में, और ये जो है कुल का 38% है, कुल का 38% है। पिछले लोकसभा में कांग्रेस की 12 करोड़ वोट मिले थे। अब ये जो है और इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस को जो है वो 12 करोड़ वोट मिले थे, 55 सीटें मिली थी। वहीं इन 15 पार्टियों को 23 करोड़ वोट मिले। पिछले आम चुनाव में भाजपा को अकेले 23 करोड़ वोट मिले और 303 सीटें मिली थी। कांग्रेस को जो है वो 12 करोड़ वोट मिलते हैं और इन पार्टियों को जो है, ये जो 15 पार्टी हैं, उनको 22 करोड़ वोट मिले। बीजेपी को अकेले मिलते हैं 23 करोड़ वोट। अब ये यहां पर कांग्रेस का जो है वो हो जाता है 4 और 3 34% जो है वो
अगर कांग्रेस और ये जो अन्य जो 15 पार्टियां हैं एकजुट आकर के एक साथ में आकर के लड़ती हैं तो 34% वोट शेयर जो है वो इनका हो जाता है, जबकि 23 करोड़ वोट जो है वो भाजपा को अकेले मिलते हैं। तो ये गणित है। इस गणित को अगर आप समझ लेंगे तो फिर जो है तस्वीर समझनी आसान हो जाएगी कि वाकई जो है चल क्या रहा है। ये थोड़ा सा एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। लोकसभा के अंदर अगर आप बात करेंगे तो लोकसभा में 26% इन पार्टियों की सीटें हैं। विधानसभा के अंदर जो है वो 42% सीटें इन पार्टियों की है। 11 राज्यों में इन पार्टियों की सरकार है और 142 जो है इन पार्टियों के 545 में से सांसद जीत करके आए थे और ये 26% वो बनता है। जो पूरी जो लोकसभा है उसका 26% वोट बनता है। और यहां पर राज्यसभा के अंदर जो है वो 245 में से 94 इनके हैं, 38% बनता है ये। और उसके साथ साथ जो है अगर आप 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को मिले 12% वोट और ये जो पार्टियां हैं जो कांग्रेस के अलग जो पार्टियां जो एक साथ में आई हैं इनको मिले 22 करोड़ वोट। कुल हो गए 34 करोड़ वोट। 34 करोड़ वोट जो है वो यहां पर कुल हो जाते हैं और बीजेपी को जो है वो मिलते हैं 23 करोड़ वोट। बीजेपी को 23 करोड़ वोट मिले हैं, ये बीजेपी के हैं। तो यानी साफ तौर पर तस्वीर जो है वो दिख रही है कि अगर ये दल एक साथ में आ गए तो 34% वोट इनका है और 23% वोट जो है वो बीजेपी का है। तो बीजेपी कहां पर ठहरेगी? 23 और 34 का कोई मुकाबला ही नहीं है। और दूसरी बात ये है, ये 34% वोट तो इनको तब मिले थे, ये माफ कीजिए 34% नहीं, 34 करोड़ वोट तो तब मिले थे जब ये अलग अलग लड़े थे। एक दूसरे का वोट भी काटा था और इस लिहाज से जो है वो बीजेपी को फायदा भी हो गया था। लेकिन अगर आप साथ में लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे वोटर होते हैं जब सामने जो है वो दिखता है कि देखिए केजरीवाल को दूं कि कांग्रेस को दूं, बीजेपी को तो मेरे को देना नहीं है। तो अब ये केजरीवाल और कांग्रेस दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं तो फिर ऐसा करते मैं किसी को नहीं देता। यहां पर अखिलेश को दूं कि कांग्रेस को दूं, बीजेपी को तो मुझे देना नहीं है, तो फिर कैसे क्या करूं, मुझे देना ही नहीं है। एक बहुत बड़ा वोटर ऐसा होता है जो इस गुस्से में या इस कंफ्यूजन के अंदर वो बाहर ही नहीं निकलता है, वोट ही नहीं करता है, क्योंकि बीजेपी को उसको वोट देना नहीं है और सामने जिसको वो वोट देना चाहता है उसके अंदर वो कंफ्यूजन ये है कि मेरा वोट खराब ना चला जाए या मेरे वोट से जो उल्टा बीजेपी को फायदा ना हो जाए। क्योंकि अगर मैंने वोट यहां पर अखिलेश को दे दिया तो कांग्रेस का जो है वो कहीं पर कांग्रेस जो है मजबूत स्थिति में जाती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन कांग्रेस वहां पर जा नहीं पाएगी। तो इस तरह से समीकरण बनते हैं और वोट जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता या वोट जो है वो निकल नहीं पाता है, तो वो भी नुकसान होता है। तो ये यहां पर सीधे तौर पर दिख रहा है 34 करोड़ वोट जो है वो यहां पर इस गठबंधन को, अभी जो कल गठबंधन जो दिखाई दे रहा था, इसको मिलते हैं। 23 करोड़ वोट जो है वो बीजेपी को मिलते हैं। तो यहीं से तस्वीर जो है वो साफ हो गई और यहीं से आप समझ लीजिए कि क्या कुछ जो है वो बनने वाला है। अब आइए देखिए अखबारों की सुर्खियां क्या कहती है। ये जो अखबारों की सुर्खियां है इसमें देखिए अगली बैठक जो है जुलाई में 10 या 12 जुलाई को हिमाचल में होनी। कल शाम को मैंने आपको बताया था जो, और ये जो गणित है वो मैंने आपको बता दिया। 6 पार्टियां इसमें खड़गे हैं, राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, लालू प्रसाद यादव है, ममता बनर्जी है, स्टालिन है, अरविंद केजरीवाल है, भगवंत मान है, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, सीताराम येचुरी, डी राजा, अखिलेश यादव, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, दीपांकर भट्टाचार्य। तो ये जो है प्रमुख चेहरे, वो बड़े चेहरे वो शामिल हुए। अब बीजेपी के मन में क्या चल रहा होगा, बीजेपी इसको किस तरह से देख रही होगी, वो भी समझना जरूरी है। बैठक में जो है महाबैठक में एकजुटता पर विपक्ष सहमत हो गया। केजरीवाल इस पर शर्त पर जो है अड़ गए। केजरीवाल कह रहे हैं शर्त पर। अब देखिए ये केजरीवाल का गणित भी आप समझ लीजिए। केजरीवाल का गणित ये है कि आज के दौर में देश के अंदर 2 वोट हैं। एक वोट है मोदी के पक्ष की वोट है और एक वोट है मोदी के खिलाफ की वोट है। कांग्रेस को जो वोट जाता है वो भी मोदी के खिलाफ का वोट जाता है। ये अखिलेश को जो वोट जाता है वो मोदी के खिलाफ का वोट है। इसी तरह से ममता को, इसी तरह से केजरीवाल को, सब जो मोदी के खिलाफ वाला वोट है। मोदी के पक्ष वाला वोट वो मोदी के पक्ष में चला गया। एक मोदी के विरोध में है, एक मोदी के समर्थन में है। देश में 2 तरीके की अब सोच हो गई है, 2 तरीके की वोट हो गई है। कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बचा नहीं है। अब ये रहा नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर के आप देखेंगे तो कांग्रेस वर्सेस जो है वो
केजरीवाल हो जाए या कांग्रेस वर्सेस जो है अखिलेश हो जाए, ऐसा अब नहीं है। अब तो बीजेपी वर्सेस जो है वो होगा। और बीजेपी वर्सेस में अगर केजरीवाल यहां पर अलग खिचड़ी पकाने की कोशिश करेंगे, या जिस तरह से ओवैसी अभी तक इस गठबंधन में शामिल नहीं हुए हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ओवैसी को क्यों नहीं बुला रहे, जो सबको बुला लिया तो ओवैसी को बुला लेना चाहिए। और ओवैसी कह रहे हैं कि जब 370 को हटाने का समर्थन करने वाले अरविंद केजरीवाल वहां पर आ सकते हैं, उनको सेकुलर मान सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं बुला रहे हैं। तो ये विपक्ष का काम है कि वो ओवैसी के साथ में बातचीत बनाएगा नहीं बनाएगा। ओवैसी का जो गणित है, फैक्टर है, वो किसी रोज अलग से मैं बताऊंगा आपको। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है 2024 के लिए, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो मायावती हो, और चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। और इस बात को शायद ममता बनर्जी ने समझ लिया। उनको ये पता है कि अगर आप जो है इस गठबंधन का हिस्सा ना होकर के अलग खिचड़ी पकाने की कोशिश करोगे, तो जनता आपको भी नकार देगी और जनता कह देगी या तो मोदी के साथ जाएंगे या मोदी के खिलाफ जो इस गठबंधन के साथ जाएंगे। फिर मायावती को उत्तर प्रदेश में वोट कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, इस बात में जो बहुत बड़ा सवाल है। इसी तरह से जो है वो दिल्ली के अंदर या पंजाब के अंदर केजरीवाल को वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर भी सवाल है। और ऐसे में ओवैसी के ऊपर भी, तो ये भी एक गणित है। अब यहां पर केजरीवाल के साथ में कांग्रेस ट्यून बैठा पाती है, कांग्रेस जो है वो या केजरीवाल जो है वो इनके साथ ट्यून बैठा पाते हैं, वो इनको आपस में देखना है। लेकिन अमित शाह जो है, अमित शाह इसको खारिज कर रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि ये एक फोटो सेशन के लिए इकट्ठा हो गए कि यहां फोटो खिंचवाना है। हालांकि इस बार विपक्ष ने एक काम किया, विपक्ष ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में वो ऐसे ऊपर हाथ करके फोटो खिंचवाते हैं, वो नहीं खिंचवाया क्योंकि उस फोटो को चलाया जाता। और इसीलिए एक खबर जो है इसमें, ये खबर मैं आपको दिखाता हूं, ये खबर नव भारत टाइम एक्सप्रेस की खबर है, नव भारत टाइम की। और नव भारत टाइम की जो खबर है, ये खबर मुझे लगता है कि पता नहीं किस आधार पर छाप दी गई है। ये कह रहे कि पटना का संदेश है, 24 में विपक्ष चेहरे के साथ मैदान में उतरे। मुझे नहीं लगता है कि कल की बैठक में चेहरा डिक्लेयर करने को लेकर के बात हुई। चेहरा अभी जो है वो तमाम लोग ये मान रहे हैं कि किसी की स्वीकार्यता उस तरह की नहीं हुई है कि सब जो है उसको मान लें या सब जो है उसके पीछे खड़े हो जाएं। राहुल गांधी की एक बड़ी लोकप्रियता है, नीतीश कुमार की लोकप्रियता है, अखिलेश की भी लोकप्रियता है, ममता बनर्जी की भी लोकप्रियता है। लेकिन अभी वो ABCD उनको तय करना है कि A नंबर पर कौन है, B नंबर पर कौन है, C पर कौन है, और उसके बाद में तय होगा। लेकिन अभी कोई ये कह दे, मुझे नहीं लगता है। तो ये खबर जो है वो नवभारत ने छापी है, NBT ने, लेकिन ये किस आधार पर छापी समझ से परे है। अब ये जो बात है ये तो मैंने आपको बता दी। अब यहां पर जो है ये खबर आप देखिए, ममता बनर्जी कह रही है कि भाजपा फिर से आ गई तो देश में चुनाव नहीं होगा। दरअसल ये एक एजेंडे का पॉइंट है, ये एक विपक्ष के एजेंडे का पॉइंट है कि आपको लोगों को ये कन्विंस करना है, लोगों को ये समझाना है कि अगर बीजेपी फिर से रिपीट करती है तो वो लोकतंत्र को खत्म कर देगी, देश में चुनाव खत्म हो जाएंगे और मोदी एक राजा की तरह से हो जाएंगे और देश में फिर राजशाही होगी, देश में लोकतंत्र नहीं होगा। ये एक विपक्ष का एक जो है वो एजेंडा कह लीजिए या विपक्ष का एक पॉइंट कह लीजिए जो दिख रहा है और जो लोगों को बताना है। और इसी को लेकर के ममता बनर्जी बोल रही है, इसी को लेकर के गाए बगाए और कई बड़े नेता जो है वो बोलते रहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी आ गए तो 2024 के बाद में बहुत कुछ ऐसा होगा जो बदल जाएगा। अब ये चीजें जो है वो मायावती को, अखिलेश केजरीवाल को, ओवैसी को, इन सबको भी समझनी है। आज केजरीवाल जो है वो चाह रहे हैं कि अध्यादेश के ऊपर कांग्रेस हमारा समर्थन करके दिखाए, लेकिन अगर 24 में अगर नरेंद्र मोदी आ जाते हैं तो बहुत मुमकिन है, ये कहा जा रहा है कि बहुत मुमकिन है कि वो दिल्ली को जो है एक जिस तरह से अभी आधा राज्य का एक दर्जा है वो पूरी तरह से खत्म करके और पूरी तरह से एक केंद्र शासित प्रदेश, जिस तरह से चंडीगढ़ है, जिस तरह से दादर नगर हवेली है, वही बना दे और एक उपराज्यपाल ही को ही रहने दे, मुख्यमंत्री का पद ही हटा दे। ये भी संभव हो सकता है। तो उस दिशा में क्या होगा सोचना होगा। अब इसके बाद में जो एक ये भास्कर में एक लेख छपा है, इसको भी जरा देखना चाहिए। जिस तरह से अमेरिका को लेकर के हवा बनाई जा रही है, अमेरिकी दौरे को लेकर के हवा बनाई जा रही है, इस वक्त में हमसे ज्यादा जरूरत जो है वो अमेरिका को थी कि अमेरिका के अंदर भारत का प्रधानमंत्री जाए और वहां पर जाकर के जो बाइडेन जो है उसको भुनाने का काम करें। ये अमेरिका की हमसे ज्यादा जरूरत है। इस बात को जो है जोर देकर के दैनिक भास्कर का आज का आर्टिकल इसमें कहा गया है। तो ये सब बातें जो है वो निकल करके सामने आ रही है और किस तरह से विपक्षी एकता जो है
उसको लेकर के जो गठजोड़ है या जो प्लान है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर फोटो की बात करें तो फोटो तो खिंच गई। अब लोगों के जहन में यही था कि ये फोटो तो खिंच गई, लेकिन फोटो के बाद में ये जो गणित है, इस गणित में कुछ दम है कि नहीं है, क्योंकि आंकड़े नहीं होंगे तो चेहरे पर कितनी देर तक बात होगी। अगर आपका चेहरे के पीछे जो है आपके वोट ही नहीं है तो चेहरे को लोग कब तक देखेंगे, ये भी बात थी। और ये जो आंकड़ा है, ये जो बता रहा है कि 34 करोड़ वोट इस गठबंधन के पास में है, 23 करोड़ वोट बीजेपी के पास में है, तो यानी ये तस्वीर अगर अलग अलग होकर भी वो इतना वोट लेकर के आ पाए हैं तो इसका मतलब ये मान करके चलिए कि बीजेपी को फिर हराया जा सकता है, इसमें कोई बहुत दो राय नहीं है। और बीजेपी को किस तरह से हराया जाएगा, कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, किस तरह से कितनी कितनी सीटें जो है वो राज्य के अंदर किस किस को दी जाएंगी, और फिर उसके बाद में नीचे तक जाना पड़ेगा, एक एक सीट के ऊपर जो है वो जाना पड़ेगा। और एक एक सीट के ऊपर इतना हलवा नहीं है ये कि आप मान करके चलिए कि ओहो हो गया, बस ये गठबंधन हो गया, ऐलान हो गया, और उसके बाद में ये तय हो गया कि चलिए भैया 80 सीटों में से उत्तर प्रदेश में जो है वो 10 पर कांग्रेस लड़ेगी, 40 पर जो है वो 50 पर जो है वो समाजवादी पार्टी लड़ेगी, 10 सीटों पर कोई और जो है क्षेत्रीय पार्टी उसको दिए जाएंगे। तो इस तरह से इतना आसान भी आप इसको मान करके मत चलिए, ये बहुत मुश्किल काम है। आपको 2024 भी देखना है। बीजेपी ऐसा नहीं कि हाथ पर हाथ धर करके बैठी है, बीजेपी के लिए भी ये चुनाव करो और मरो का चुनाव है, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि अगर विपक्ष एक बार सत्ता में इस बार आ गया तो इस बार पूरा जो है विपक्ष भी पूरा अपना बंदोबस्त करके आएगा। और जितनी चीजें हैं, बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि जिस तरह से मोदी ने और शाह ने एजेंसियों का जो सहारा लिया है और विपक्ष को जैसे एक तरह से घुटने पर या सड़क पर ला दिया है, उसी तरह से वही ट्रिक जो है, या मीडिया को जिस तरह से काबू में किया है, वही सब कुछ जो है वो विपक्ष भी करेगा। तो वो बीजेपी को भी ये सारी बातें पता है और इसीलिए वो भी कहीं से कोई मौका चूकना नहीं चाहते हैं। उनके लिए ऐसा नहीं कि चलिए ठीक है, कोई नहीं है, सोते रहो, सरकार अपने आप बन जाएगी। और बीजेपी तो वैसे ही इस मामले में जो है वो हाइपर एक्टिव रहती है, लेकिन विपक्ष अब इसको किस तरह से काउंटर करेगा, बड़ा सवाल ये है। तो बहरहाल आप बताइए, ये पूरा निचोड़ जो है वो मैंने आपके सामने रखा है। अब आप बताइए आप इसको किस तरह से देखते हैं। आपको क्या वाकई लग रहा है कि विपक्ष कामयाब हो सकता है, नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है, एक बड़ा नैरेटिव जो है वो खड़ा किया जा सकता है, या अभी भी आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें जो हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो है वो फिर से बाजी मार ले जाएंगे? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।